नेक्स्ट देखते हैं फिर यूजीटी में देखते हैं। तो 20 है हमारा कि यूजीटी के अंदर आप यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के अंदर कितनी आपके जंक्शन होते हैं, संधि में जंक्शन, तो आपका एक पिन जंक्शन होता है। उसके बाद आते हैं 23 पे कि विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्जिंग रेजिस्टेंस, मतलब कुल मिला के वो चार्जिंग रेजिस्टेंस की बात कर रहा है कि आपका आर और सॉरी ये आपका आर चार्जिंग जो है ये आपका मैक्सिमम होगा, किस जगह पे होगा। ओके, एट यूनिट जंक्शन ट्रांजिस्टर एसोसिएटेड, तो विद विच ऑफ द फॉलोइंग किससे ये एसोसिएटेड है मैक्सिमम चार्जिंग रेजिस्टेंस, तो आपका केवल पीक पॉइंट से। ओके, तो ओनली वन इसका ट्रू हो जाएगा और वैली पॉइंट से नहीं। ठीक है, पीक पॉइंट से एसोसिएटेड है क्या, आर चार्जिंग की मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद आता है कि ड्यूरिंग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट द एससीआर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर भी होता है और रजिस्टर भी होता है, हैज डैश एंड डैश। ओके, तो कुल मिला के स्टेट की बात कर रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में क्या होता है, आपका लो करंट होती है बट लार्ज या हाई वोल्टेज होता है। तो मतलब कुल मिला के ऐसा हो गया कि लो करंट हो गई और आपका वोल्टेज हाई हो गया, किसके अंदर, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट के अंदर। ओके, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट। उसके बाद आता है कि 24 एनएससीआर ट्रिगर्ड बाय करंट फेज, एनएससीआर ट्रिगर्ड बाय करंट पल्स थ्रू इट्स गेट कैन बी टर्न्ड ऑफ बाय। तो एक एससीआर इसको ट्रिगर किया गया है करंट पल्स से, तो उसको बंद कैसे कर सकते हैं, कैन बी टर्न्ड ऑफ बाय रिवर्सिंग द पोलरिटी ऑफ एनोड एंड कैथोड वोल्टेज, तो उसको बंद कर सकते हैं। ठीक है, कैन बी टर्न्ड ऑफ भाई जो पोलरिटी है उसको रिवर्स करके। ओके, वो भी कौन सा एससीआर, एक एससीआर जिसको हमने ट्रिगर किया करंट पल्स से उसको। उसके बाद आता है बाइस ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ एनोड करंट इन अ थायरिस्टर। ओके, यहाँ पे कुल मिला के पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर, यहाँ पे फॉर गायब कर दिया, फॉर था किसके लिए, मैग्नीट्यूड ऑफ मेनली एनोड करंट। तो कुल मिला के बात वो कर रहा है किसकी, एनोड करंट की, एनोड करंट जो है या फिर उसके मैग्नीट्यूड पे क्या फर्क पड़ेगा या उसके लिए क्या सही स्टेटमेंट है। तो आपका ये गलत है कि इट विल इंक्रीज इफ गेट करंट इज इंक्रीज। ठीक है, नहीं, इट विल इंक्रीज इफ गेट करंट इज डिक्रीज, नहीं। ओके, तो नो चेंज है, मतलब जो गेट करंट है ये आई गेट बोल दिया मैंने और आई एनोड बोल दिया, तो आई गेट और आई एनोड में कोई मतलब रिलेशन नहीं है, कोई चेंज नहीं होगा एनोड करंट के मैग्नीट्यूड या फिर एनोड करंट में अगर हमारा गेट करंट में वेरिएशन होता है तो। उसके बाद आता है 25 विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी टर्न ऑन और ऑफ बाय अप्लाइंग गेट सिग्नल। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एससीआर जो आपका है जो हम पढ़ रहे हैं फिलहाल, तो आपका वो गेट सिग्नल जो है, ठीक है, ये गेट सिग्नल को अप्लाई करने से ऑन ऑफ हो जाता है। ओके, उसके बाद ये आपका एससीआर का सिंबल हो गया, डायोड की तरह है बट यहाँ पे ये गेट अलग से आ गया। ओके, उसके बाद आता है आपका, इसमें ये लिखा हुआ है कि इस अतिरिक्त टर्मिनल को गेट कहते हैं जो डिवाइस को ट्रिगर या ऑन ऑफ कर सकता है। उसके बाद आता है 28 कि विच सेमीकंडक्टर डिवाइस एक्ट्स लाइक अ डायोड एंड टू रजिस्टर। तो आपका ऐसा कौन सा सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो दो रजिस्टर और एक डायोड की तरह एक्ट करता है, तो आपका यूजेटी है, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, यूनि जंक्शन पोलर बोल सकते हैं या सीधे यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर आपका एक डायोड और दो रजिस्टर की तरह बिहेव करता है। उसके बाद 26 पे आते हैं कि ये आपका फिगर किसको रिप्रेजेंट करता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या दिख रहे हैं आपको, दो डायोड एंटी पैरेलल में, ये हमने डायक के अंदर देखे थे। ओके, इसमें ये गेट भी अलग से दे दिया है, तो जब इसमें गेट अलग से दे दिया तो ये आपका क्या हो गया, ट्रायक थायरिस्टर हो गया। ओके, बाकी ये इसके दो MT2 और MT1 टर्मिनल हो गए, तो ये गेट अलग से इसलिए ट्रायक हो गया। उसके बाद आते हैं 29 पे, विच सेमीकंडक्टर डिवाइस बिहेव्स लाइक टू SCRs। दो SCR की तरह कौन बिहेव करता है, ये हमारा क्या था, जैसे SCR में हमने क्या पढ़ा था, ये डायोड था और यहाँ से गेट निकला था आपका, तो गेट निकला हुआ तो ये क्या है, SCR है। अब इसमें दो इस तरीके की डिवाइस को लगा दिया गया, ये दो डिवाइसेज हैं, एक प्लस एक, तो ये आपका क्या बन गया, ट्रायक बन गया, तो ट्रायक इज इक्वल टू 2 SCR। नेक्स्ट आता है, ये तो हमने दो SCR की बात करी कि दो SCR एक ट्राइक के इक्विवेलेंट है। फिर आता है कि डाइक इज इक्विवेलेंट टू, तो डाइक का क्या है कि यहाँ पे इक्वल टू पेयर ऑफ 4 लेयर SCR, जो SCR है वो 4 लेयर की, वो भी ठीक है 4, और वो भी लेयर SCR, मतलब 4 की बात कर रहा है पर लेयर SCR की, ये डाइक को शो कर रहा है। जैसे ये एक पीएन जंक्शन हो गया, एक ये और एक ये, तो ये क्या हो गया कि डाइक इज इक्विवेलेंट टू पेयर ऑफ 4 लेयर SCRs। फिर आता है कि ट्राइक इज यूज्ड इन
तो ट्राइक को हम कहाँ यूज करते हैं, टी से ट्राइक, टी से टीवी, तो कलर टीवी सेट्स में हम ट्राइक को यूज करते हैं। क्यों, इसकी जो लिमिटेशन मतलब या फिर जो लिमिट होती है मैक्सिमम साइड में देखें तो 25 एम्पियर करंट के लिए और 500 वोल्ट वोल्टेज के लिए ट्राइक की, इसलिए कलर टीवी सेट्स में यूज करते हैं। उसके बाद आता है कि थायरिस्टर्स आर नॉट मेड यूजिंग जर्मेनियम बिकॉज, थायरिस्टर्स को जर्मेनियम से हम नहीं बनाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि जर्मेनियम का हाई जो लीकेज करंट होता है वो हाई होता है, या फिर कुल मिला के बोले तो सिलिकॉन हैज लो लीकेज करंट, लो लीकेज करंट विद रिस्पेक्ट टू जर्मेनियम। ओके, ये सिलिकॉन का एक फायदा है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32, थायरिस्टर्स इक्विवेलेंट ऑफ अ थायरेट्रॉन ट्यूब इज, एक थायरिस्टर जो कि एक थायरेट्रॉन ट्यूब के इक्विवेलेंट है, तो कौन सा हमारा SCR है। ओके, ये सारे के सारे क्या है, यूजेटी, डायक, ट्रैक, SCR सब अपने आप में थायरिस्टर है, थायरिस्टर के ग्रुप के अंदर आते हैं। तो थायरेट्रॉन ट्यूब के इक्वल है वो आपका SCR है। उसके बाद आता है SCR इज मेड ऑफ सिलिकॉन बिकॉज, ठीक है, एक तो यही पॉइंट आगे जो अभी ऊपर देखा था कि ये मिनिमम लीकेज करंट होती है सिलिकॉन की, इसलिए हम सिलिकॉन से बनाते हैं। या फिर ऊपर क्वेश्चन क्या था कि थायरिस्टर्स को हम जर्मेनियम से क्यों नहीं बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि सिलिकॉन से क्यों बनाते हैं, तो वही है कि सिलिकॉन का जो लीकेज करंट होता है वो मिनिमम होता है या लेस होता है जर्मेनियम से, तो सिलिकॉन मेंट फॉर मिनिमम लीकेज करंट। इसके बाद आता है कि 36 डिवाइस विद कंबाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ थायरिस्टर एंड ट्रांजिस्टर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक डिवाइस जो कि कंबाइंड प्रॉपर्टीज देता है आपको थायरिस्टर्स का और ट्रांजिस्टर्स का, तो वो आपका GTO है, गेट टर्न ऑफ। ओके, उसके बाद आता है 33 की विच थायरिस्टर इज अ सेमीकंडक्टर स्विच, विच इज, एक थायरिस्टर एक सेमीकंडक्टर स्विच है जो कि एक तो वो यूनिलेटरल है। अब ये प्रॉपर्टी कहाँ से दिमाग में आनी चाहिए कि हम UJT को तो थायरिस्टर बोलते हैं पर BJT को ट्रांजिस्टर बोलते हैं, तो ये यूनिलेटरल हो गया, यूनिपोलर हो गया, यूनिलेटरल एंड अनस्टेबल या अनस्टेबल भी होता है। ओके, तो बाइलेटरल नहीं, केवल यूनिलेटरल और आपका अनस्टेबल। जैसे कि डायोड भी हमारा क्या है, यूनिलेटरल ही है, मतलब ये यूनिलेटरल तो है ही, ट्रांजिस्टर भी, डायोड भी यूनिलेटरल होते हैं, यूनिपोलर भी है उसके साथ में, वो बाइपोलर हो जाते हैं। तो 33 हो गया आपका, थायरिस्टर आपका एक सेमीकंडक्टर स्विच है जो कि यूनिलेटरल और अनस्टेबल होता है। उसके बाद आता है कि व्हेन अ थायरिस्टर इज इन ऑन स्टेट, एक थायरिस्टर जब ऑन स्टेट में है, द गेट ड्राइव शुड बी, तो गेट ड्राइव क्या होगा उस समय हमारा, गेट ड्राइव शुड बी रिमूव टू अवॉइड इंक्रीज लॉसेस एंड हायर जंक्शन। ठीक है, ये कब की बात है, जब एक थायरिस्टर ऑन स्टेट में है, तो वो क्या कह रहा है कि गेट ड्राइव को आप रिमूव कर दो। ओके, गेट ड्राइव को रिमूव कर दो, रिमूव टू अवॉइड इंक्रीज लॉसेस एंड हायर जंक्शन टेम्परेचर। तो ये है कि गेट जब थायरिस्टर आपका ऑन स्टेट में है तो गेट ड्राइव को रिमूव कर दो, जिससे क्या होगा, आपके जो इंक्रीज लॉसेस है वो कम हो जाएंगे और जंक्शन टेम्परेचर आपका और ज्यादा बढ़ जाएगा। ओके, फिर आता है 37 न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे ये हमें फिगर दिया हो गया, इसमें UJT दिया है। ओके, ये UJT है। साथ में इसकी ये क्या क्या है, रजिस्टर्स हैं अलग अलग वैल्यू के। ओके, एक कैपेसिटर रजिस्टर, ये DC वोल्टेज है। इसमें क्या कह रहा है कि अज्यूम द इंडेक्सिंग स्टैंड ऑफ रेशियो ऑफ द UJT, तो हमें पता चला कि UJT के पास एक स्टैंड ऑफ रेशियो होता है। ओके, स्टैंड ऑफ रेशियो, तो उसको हमने मान लिया कितना, 0.8, इस स्टैंड ऑफ रेशियो का 0.8 मान लो। द रिलैक्सेशन ऑसिलेटर सर्किट, ठीक है, फॉर द रिलैक्सेशन ऑसिलेटर सर्किट है आपको गिवन बिलो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ दिस सर्किट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, मतलब कुल मिला के क्या है, अगर आपको स्टैंड ऑफ रेशियो पता है उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे हमें ये देखना है। तो फ्रीक्वेंसी इज 1 बाई टाइम और फ्रीक्वेंसी इज 1 बाई 2.3 इंटू RE इंटू सी, ये तो लगभग कुछ नॉर्मल रहता है कि 2 पाई इंटू RE इंटू सी, तो वहीं से हमने कॉन्स्टेंट बना लिया 2.3 RE इंटू सी, ये बना लिया। RE आपका कौन सा होगा, ये 10K हम यूज करेंगे एज अ RE, और ये C, मतलब कुल मिला के इन दोनों को यूज करेंगे, इन दोनों को R और C के लिए। अब इसमें अलग से क्या है कि log ऑफ 1/1 माइनस ईटा, ये अलग से आया है, तो 2.3 इंटू 10 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 1, ठीक है, 1 अपॉन और इंटू ये 0.1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 log ऑफ 1 माइनस 1.8, तो ये आपका 620 हर्ट्ज दे देगा। ओके ओके, तो ISRO में क्वेश्चन आया था ये 2010 में। बस स्टैंड ऑफ रेशियो हमें इस जगह यूज करना था, ये 1/1 माइनस ईटा में, ईटा हमारा स्टैंड ऑफ रेशियो n जो भी है 0.8 को सॉल्व करके 620 हर्ट्ज आ गया है। उसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं कि द फॉलोइंग इज जनरली ट्रू, RC स्टबर सर्किट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द RCR,
SCR, तो ये भी क्वेश्चन हमने देखा था मे बी, तो जहाँ पे हमने क्या देखा था कि dV/dt के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या यूज करना चाहिए, तो वहाँ पे पूछा था कि क्या यूज करना चाहिए। यहाँ पे दिया है कि इसको हम कहाँ यूज करते हैं, RC स्नबर सर्किट को। ये जो RC स्नबर सर्किट है इसको dV/dt के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए SCR के अंदर यूज करते हैं। द फॉलोइंग इज जनरली टू RC स्नबर सर्किट इज यूज टू प्रोटेक्ट द SCR अगेंस्ट फॉरवर्ड, ठीक है, dV/dt। ये हो गया। उसके बाद आता है द बेस टू रेजिस्टेंस ऑफ अ यूजेटी, यहाँ पे कुछ गायब कर दिया है, इज 6 के ओम व्हेन द एमिटर करंट इज 0, ठीक है, आई ई 0 है। इफ RB1 इज 3.6 किलो ओम द इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो, तो यहाँ पे अलग अलग चीजों की वैल्यू थी, स्टैंड ऑफ रेशियो हमसे पूछा है, तो स्टैंड ऑफ रेशियो हो गया आपका RB1 जो आपको दिया है अपॉन RB में क्या आ जाता है RB1 और प्लस RB2 दोनों रेजिस्टेंस आ जाते हैं, ओके, और ऊपर RB1 अकेला। तो ये यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है, RB दिया है, ये जो क्या दिया है, ये तो RB1 3.6 किलो ओम आ गया, और इसमें ये जो पूरा बेस रेजिस्टेंस दिया है, मतलब जो ये वाला है 6K, ये आपका RB1 प्लस RB2 है। मतलब यहाँ पे तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि दिस अपॉन दिस 3.6 किलो ओम अपॉन 6 किलो ओम, ये क्या दे देगा आपको 0.6 ईटा स्टैंड ऑफ फैक्टर। तो बस इसके अपॉन इसमें निकालेंगे। फॉर्मूला आपका क्या है, ऊपर केवल RB1 है, नीचे दोनों का सम है। उसके बाद ये क्वेश्चन लंबा सा क्वेश्चन है कि आउटपुट वोल्टेज इज Vm एंड आउटपुट करंट इज 0। यहाँ पे इनपुट फेज एंगल, ठीक है, 90 डिग्री। यहाँ पे क्या बोला है कि आइडियल थाइरिस्टर इज ड्राइविंग एन RL, ideal thyristor is driving an RL load of impedance Z. Input AC voltage is Vs equal to Vm sin omega mt, ठीक है, ये इनपुट वोल्टेज दे दिया, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। और ये बोला है कि थायरिस्टर है वो एक RL लोड ऑफ इम्पिडेंस को चला रहा है, ओके। थायरिस्टर इज फायर्ड एट एन इनपुट फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो यहाँ पे पॉइंट क्या है, ये जो ये बोला गया है कि थायरिस्टर इज फायर्ड एट एन इनपुट फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री, व्हाट विल द आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट ऑफ फायरिंग, ये दोनों चीजें हमें बतानी है। आउटपुट वोल्टेज बताना है, आउटपुट करंट बताना है। तो अगर इनपुट में आपने 90 डिग्री से फायर किया है तो आउटपुट वोल्टेज तो वही रहेगा Vm, करंट जीरो हो जाएगी, तो ये याद रखेंगे। उसके बाद आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो पहला क्या है कि फॉर SCR टू बी इन कंडक्शन स्टेट, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें काफी चीजें देखने को मिलेंगी, मतलब एक सही नहीं है तो बाकी तीनों सही है। तो फॉर SCR टू बी इन द कंडक्शन स्टेट द फॉरवर्ड एनोड करंट मस्ट बी ग्रेटर देन द लैचिंग करंट। तो कंडक्शन स्टेट में करना है तो जो एनोड करंट है वो ज्यादा होनी चाहिए लैचिंग करंट से। यहाँ पे देखो दो चीज है, तो आई एनोड है और आई लैच है, तो जो आई एनोड है ये आपका ग्रेटर देन है आई लैच से, ये किसके लिए, कंडक्शन स्टेट के लिए। फिर आता है कि फॉर SCR टू बी इन द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट, तो फॉरवर्ड एनोड करंट मस्ट बी लोअर देन द होल्डिंग करंट। अब यहाँ पे नहीं आ गई होल्डिंग करंट, तो यहाँ पे क्या आ गया, फॉरवर्ड एनोड जो करंट है वो लेस होनी चाहिए फॉरवर्ड होल्डिंग करंट से, तो IA लेस देन IH, यहाँ पे IA ग्रेटर देन IL, ये लैचिंग करंट थी। तो तीन करंट है आपका, एक एनोड करंट, लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट। तो पहला आपका क्या है, कंडक्शन स्टेट, दूसरा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट, और ये भी किसके लिए, SCR के लिए है। पहले 4 देख लेते हैं। ओके, तो व्हेन एवलांच ब्रेकडाउन टेक्स प्लेस, SCR एंटर इनटू द, ठीक है, तो एवलांच ब्रेकडाउन अगर होगा तो एक ये भी तरीका है कंडक्शन स्टेट में जाने का। ये सारे सही हैं, तो ये सही है, एवलांच ब्रेकडाउन होगा तो कंडक्शन स्टेट में जाएगा। फिर क्या था, कंडक्शन स्टेट में कब जाएगा, जब IA एनोड करंट ज्यादा होगी लैचिंग करंट से। और फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में कब जाएगा, जब आपका एनोड करंट कम होगी होल्डिंग करंट से। और ये आपका गलत है। व्हेन SCR आर इन द कंडक्शन स्टेट दे कैन बी टर्न ऑफ बाई अप्लाइंग सुटेबल गेट पल्स, तो जब वो कंडक्शन स्टेट में है तो हम ये गेट पल्स से अप्लाई करके उसे बंद नहीं कर सकते, ये चीज गलत है, ओके। मतलब बंद नहीं कर सकते, ये कह रहे हैं कि कर सकते हैं, दे कैन बी टर्न ऑफ बाई अप्लाइंग सुटेबल गेट करंट बट इट इज रॉन्ग। उसके बाद आता है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, यहाँ पे मैच करना है अलग अलग सिंबल्स के साथ। तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि ये जो सिंबल है आपका, ये सबको पता होगा कि ये मॉसफेट का सिंबल है, ओके। 1 2 3 नीचे सोर्स ड्रेन आपका गेट, तो मॉसफेट का सिंबल हो गया, ये तो बात खत्म होगी। दूसरा क्या आया, ये सिंबल भी कुछ इसी तरीके का है, ये एमिटर से इधर जा रहा है, ऊपर ये C है, ये गेट है, ये IGBT का इंसुलेटेड गेट है ये आपका, ओके। ये करने से इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर बन गया, तो IGBT का सिंबल है। ये सिंपल जो सिंबल है ये SIT का सिंबल है, ये आपका गेट, ठीक, गेट से सोर्स की तरफ एरो और फिर ये ड्रेन, और ये आपका गेट एनोड, ठीक है। ये तो एक डायोड है, उसमें से गेट निकला है, तो ये तो सबको पता है, ये SCR हो सकता है, ये उसी तरीके का ये गेट टर्न ऑफ है, ओके। ये जो जा रहा है इसको बीच से कट भी किया है, ये क्या दिख रहा है, इस जगह ये कट भी किया है, ये कुछ इस तरीके से है,
ये तो सीधे से हो गया, और ये हमने इधर कर दिया। जब यहाँ से निकालेंगे, ये गेट है तो ये इधर ये कट किया है, ये GTO का सिंबल है। ये अलग अलग ये एक साथ लिखे हुए हैं सिंबल। उसके बाद आते हैं कुछ, एक क्वेश्चन है हिंदी में कि थायरिस्टर पल्स ट्रिगरिंग को DC ट्रिगरिंग से बेहतर माना जाता है। मतलब दो तरीके की ट्रिगरिंग है, एक DC ट्रिगरिंग है, एक थायरिस्टर पल्स ट्रिगरिंग है। थायरिस्टर पल्स ट्रिगरिंग ज़्यादा अच्छी है, क्यों? सारे ऑप्शन सही है, गेट में कम, यहाँ पे डिसिपेशन कम होता है, ठीक है। इस पल्स सिस्टम ज़्यादा सिंपल होता है। दूसरी पॉइंट, ट्रिगर संकेत की आवश्यकता अल्पकाल के लिए होती है, कम समय के लिए होती है। जो भी ट्रिगर हमको चाहिए, DC ट्रिगरिंग थोड़ा ज़्यादा समय के लिए हो जाती है। ये ऑल ऑफ दीज हो गया, ये हो गया। यहाँ हिंदी इंग्लिश में लिखा है गेट में लेस डिसिपेशन होता है, पल्स सिस्टम ईजी होता है, ट्रिगरिंग इंडिकेटिंग लेस टाइम के लिए होता है। फिर आता है ट्राइक। ट्राइक क्या है? एक 3 टर्मिनल का है, और ये आपका 2 दिशक स्विच है। 2 दिशा मतलब बाईलेटरल या बाईपोलर बोल सकते हैं। 2 दिशाओं का बाईलेटरल हो गया मेरे हिसाब से, द्विदिशक बाईलेटरल स्विच। 3 टर्मिनल का है, ठीक है। ट्राइक के नाम से 3 टर्मिनल आया है, 3 टर्मिनल है, और आपका ये द्विदिशक स्विच है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में कि व्हेन कैथोड इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू एनोड इन एन SCR। एक SCR में जब कैथोड पॉजिटिव है एनोड के रिस्पेक्ट में, द नंबर ऑफ ब्लॉक्ड PN जंक्शन कितने होंगे? कुल मिला के क्या है कि कैथोड पॉजिटिव बोल रहा है विद रिस्पेक्ट टू एनोड, एनोड से ज्यादा पॉजिटिव है कैथोड, ओके। यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लॉक्ड PN जंक्शन कितने होंगे? तो जो PN जंक्शन है ये 2 ब्लॉक के ब्लॉक होंगे, ठीक है। कैथोड पॉजिटिव है, कैथोड हमें पता है नेगेटिव वाली साइड होती है, और एनोड पॉजिटिव वाली। अगर इसको फॉरवर्ड वाइज हमें करना है तो हमको यही करना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव। हमने उल्टा कर दिया, इस नेगेटिव वाली को हमने पॉजिटिव कर दिया, ये तो फिर ब्लॉकिंग स्टेट में चला गया, रिवर्स बायस में चला गया। तो वहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ ब्लॉक कितने होंगे? 2 हमारे जंक्शन होंगे, ये याद रखना है। उसके बाद आता है 46, इफ फॉरवर्ड वोल्टेज लेस देन फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज इज सडनली अप्लाइड अक्रॉस एनोड। अगर हमने एक फॉरवर्ड वोल्टेज सडनली अप्लाई कर दिया, कहाँ पे? एनोड और कैथोड ऑफ थायरिस्टर में, ओके। एनोड और कैथोड ऑफ थायरिस्टर में हमने ये अप्लाई कर दिया, इट में रिजल्ट इससे क्या होगा? प्री मैच्योर ट्रिगरिंग होगी ऑफ द थायरिस्टर बिकॉज ऑफ हाई dV/dt। इससे क्या होगा? पहली चीज क्या है कि dV/dt आपका हाई हो जाएगा, और उस हाई dV/dt की वजह से आपका प्री मैच्योर ट्रिगरिंग हो जाएगी। कब? if a forward voltage less than the forward breaking voltage is suddenly applied across the anode यानी कैथोड, ठीक है। जब एक फॉरवर्ड वोल्टेज को आप अप्लाई कर देंगे तब ये हो जाएगा। फॉरवर्ड वोल्टेज को अगर एकदम से आपने अप्लाई कर दिया एनोड तो कैथोड और थायरिस्टर में, तो उससे क्या होगा? प्री मैच्योर ट्रिगरिंग हो जाएगी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, पहले देख लेते हैं 50 कि a separately excited DC motor is required to control from a, ठीक है। ये तो इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन है वैसे, 3 फेज सप्लाई, एक अलग से हमें एक्साइटेड DC मोटर चाहिए। फॉर इट्स ऑपरेशन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली द मोस्ट प्रेफर्ड कन्वर्टर वुड बी। कन्वर्टर पूछ रहा है कि उसका ऑपरेशन हमें पहले ही क्वाड्रेंट में कराना है, तो हम कौन सा कन्वर्टर हमें यूज करना चाहिए? तो 3 फेज और हाफ वेव कन्वर्टर हमें यहाँ पे यूज करना चाहिए। मतलब कुल मिला के क्या है कि अगर पहले क्वाड्रेंट में अगर कराना है आपको ऑपरेशन, तो 3 फेज का और एक हाफ वेव कन्वर्टर यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या कनेक्शन हो रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट और हाफ वेव कन्वर्टर 3 फेज का। उसके बाद यहाँ पे आता था एवरेज गेट पावर डिसिपेशन फॉर एन SCR इज 0.5 वॉट। एवरेज गेट पावर डिसिपेशन इतना है। सो गेट वोल्टेज वेरिएशन इज 2 वोल्ट टू 10 वोल्ट। और गेट वोल्टेज का जो वेरिएशन है 2 से 10 वोल्ट है। अब यहाँ पे अलग अलग चीजें पूछी कि क्या क्या सही है। तो जो VG है, ये गेट का वोल्टेज, तो वो 2 टाइम 2 इंटू वी इंटू 2V के इक्वल हो गया बस, ठीक है। ये जो मिनिमम वाला पार्ट है। और दूसरा क्या केस है कि VG जो है वो आपका 10 वोल्ट हो गया। मतलब इन्होंने ये कहा है कि जब VG 2 वोल्ट है और जब VG 10 वोल्ट है, इन्होंने 2 ऑप्शन करके केसेस दिए हैं, ठीक है। बीच में ये स्लैश लगा दिया है। तो दोनों में से कौन, मतलब 3 ऑप्शन है, एक तो नन ऑफ दीजिए, इनमें से कौन सा वाला केस हमारा सही बता रहा है? तो ये इनका क्या कहने का मतलब है कि जब VG 2 वोल्ट है, मतलब लोअर वाले रेंज पे है, तो हमारा IG क्या होगा, और जब VG 10 वोल्ट है तो हमारा IG क्या होगा। तो वो कुछ नहीं सॉल्व करना है, ये जो P एवरेज है अपॉन VG, तो 0.5 अपॉन 2 क्या दे देगा? 0.25 एम्पियर। सिंपल जो फॉर्मूला P कर लो VI होता है उससे। दूसरे केस में जब 10 वोल्ट लिया है तो IG क्या दे देगा? P एवरेज अपॉन VG, तो 0.5 अपॉन 10 0.05। अब ये आपका कहाँ मैच कर रहा है? केवल और केवल A ऑप्शन में मैच कर रहा है। उसके बाद आता है 48 की एन IGBT इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर है 3 टर्मिनल्स कॉल्ड। इसके पास 3 टर्मिनल होते हैं। सो कलेक्टर, एमिटर एंड बेस की जगह पे इसमें गेट होता है, क्योंकि ये बाइपोलर ट्रांजिस्टर है तो इसमें कलेक्टर, एमिटर और बेस होना चाहिए। पर क्योंकि IGBT इंसुलेटेड गेट, तो इन प्लेस ऑफ बेस इसमें गेट होता है, बेस की जगह पे इसमें गेट होता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट में, जो कि हमारा पहले 51 देख लेते हैं कि फॉर एन SCR
ओके, विद टर्न ऑफ टाइम ऑफ 5 माइक्रोसेकेंड, उसका टर्न ऑन टाइम है उसका 5 माइक्रोसेकेंड। एंड आइडियल ट्रिगर पल्स शुड हैव, तो पल्स ट्रिगर कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे तो पूरा एक तो तरीका है सॉल्व करने का। अच्छा, यही क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी क्वेश्चन आ चुका है पास में, तो यहाँ पूरा तरीका सॉल्व करने का होता है। बट यहाँ पे क्या होता है कि सिंपल सा आपका जो टर्न ऑन टाइम है उससे थोड़ा ज़्यादा अप्रोक्सीमेट, थोड़ा ज़्यादा हम जो आइडियल ट्रिगर पल्स लेते हैं थोड़ी ज़्यादा लेते हैं, तो 5 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा ज़्यादा। तो 6 माइक्रोसेकंड वाला आपका, वो भी शॉर्ट राइज टाइम विद पल्स विद, उसका राइज टाइम शॉर्ट हमें लिखना है, शॉर्ट राइज टाइम विद पल्स विद 6 माइक्रोसेकंड। तो यहाँ तो सीधे से इसको याद कर लेंगे। फिर आता है 49 की, व्हेन एससीआर कंडक्ट्स द फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप विल बी, ठीक है। तो कुल मिला के ये लोड, सारे ऑप्शन में वो क्या कह रहा है, लोड करंट कह रहा है। लोड करंट से रिलेशन में आपको बताना है कि अगर एससीआर कंडक्ट कर रहा है तो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू लोड करंट। तो इंक्रीजेस स्लाइटली विद रेस्पेक्ट टू या विद लोड करंट, लोड करंट के संग थोड़ा सा बढ़ेगा आपका फॉरवर्ड वोल्टेज अगर एससीआर कंडक्ट कर रहा है तो। फिर आता है कि डिवाइस कॉमनली यूज फॉर ट्रिगरिंग अ ट्रायक, एक ट्रायक को ट्रिगर करने के लिए, ठीक है, ट्रायक को ट्रिगर करने के लिए क्या यूज करते हैं, डायक यूज करते हैं। डायक की मदद से हम एक ट्रायक को ट्रिगर करते हैं। ओके, तो डायक ट्रायक एक साथ इस तरीके से यूज होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आते हैं, इन अ थायरिस्टर होल्डिंग करंट इज, तो थायरिस्टर में होल्डिंग करंट क्या होती है, इज लेस देन लैचिंग करंट। तो होल्डिंग करंट और लैचिंग करंट का अगर रिलेशन देखें तो होल्डिंग करंट लैचिंग करंट से कम होती है। अब जैसे एक क्वेश्चन था वहां पे 3 अलग अलग केस थे ये वाले, यहाँ पे ये तीनों करंट के बारे में तो लिखा था, ये एनोड करंट, लैचिंग करंट, होल्डिंग करंट। एनोड करंट होल्डिंग करंट से कम है, एनोड करंट लैचिंग करंट से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है लैचिंग करंट जो होल्डिंग करंट से कम होगी, यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है। इसमें होल्डिंग करंट को लैचिंग करंट से कम बताया है, ठीक है, होल्डिंग करंट को लैचिंग करंट से कम बताया है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि जो लैचिंग करंट है वो हमारी होल्डिंग करंट से कम है, तो ये उल्टा है। क्यों, अब ये उल्टा इसलिए भी है क्योंकि ये दोनों जो कंडीशंस है ये अलग अलग केसेस की कंडीशन है, ये कंडक्शन स्टेट की कंडीशन है, ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट की कंडीशन है। तो अगर थायरिस्टर में देखा जाए तो आपको याद करना है कि होल्डिंग करंट इज आपका ओके लेस देन द लैचिंग करंट। तो कुल मिला के होल्डिंग करंट जो थायरिस्टर में होती है लैचिंग करंट से हमारी कम होती है, ठीक है, होल्डिंग जो है हमारी लेस है लैचिंग से, तो होल्डिंग लेस लैचिंग इस तरीके से। तो ये याद रखेंगे थायरिस्टर के कॉमन केस के अंदर। उसके बाद बात करते हैं ना 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर इज डायोड कंडक्ट्स फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ, जो कंडक्शन एंगल होता है, तो ये बात आपको इसकी कर रहा है 3 फेज की कर रहा है, 3 फेज है और हाफ वेव रेक्टिफायर है। अब हाफ वेव रेक्टिफायर में तो एक ही डायोड है और कंडक्शन कितनी देर के लिए करेगा, तो 360 जो टोटल है तो 3 फेज है तो वो 120 उसके 360 डिवाइड बाई 3, तो 120 डिग्री के लिए करेगा ये डायोड कंडक्शन। उसके बाद आता है कि इन अ रेक्टिफायर, इफ इन अ रेक्टिफायर द रिपल वोल्टेज इज 150 मिली वोल्ट एंड द डीसी वैल्यू इज 15 वोल्ट, द रिपल फैक्टर इज, तो रिपल वोल्टेज दे दिया है और डीसी वैल्यू भी दे दी है, तो रिपल फैक्टर दोनों का रेशियो के बराबर होगा आपका। ओके, तो रिपल वोल्टेज ऊपर, नीचे डीसी वैल्यू, मतलब कुल मिला के रिपल वोल्टेज क्या होता है, एसी कंपोनेंट कितना मौजूद है अपॉन डीसी कंपोनेंट, ये कंपेयर करके बताता है। तो ये आपका रिपल वोल्टेज एसी कंपोनेंट की तरह ही है, तो 150 मिली, और ये सॉल्व हो गया आपका, ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन था। उसके बाद फिर क्या क्वेश्चन आता है, क्या 3 फेज डायोड, यहाँ पे जो ये सब रेक्टिफायर ये सब बात हो रही है पर 3 फेज की इलेक्ट्रिकल के रेस्पेक्ट में बात हो रही है। 3 फेज डायोड ब्रिज रेक्टिफायर इज फेड फ्रॉम अ 400 वोल्ट आरएमएस, 400 वोल्ट आरएमएस से उसको फेड किया है। तो आखिरी में पूछा पीक इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, तो वो भी उसी 400 वोल्ट जो आरएमएस वैल्यू उसी के इक्वल होगा एज इट इज। ओके, तो इज फेड फ्रॉम अ 400 वोल्ट आरएमएस 50 हर्ट्ज 3 फेज एसी सोर्स, ठीक है। यहाँ पे इफ द लोड इज प्योरली रेजिस्टिव देन पीक इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, अगर लोड प्योरली रेजिस्टिव है तो पीक इंस्टेंटेनियस वोल्टेज भी वीआरएमएस के इक्वल होगा। उसके बाद आता है क्या सिंगल फेज फुल ब्रिज डायोड रेक्टिफायर डिलीवर्स अ कांस्टेंट लोड करंट ऑफ 10 एम्पीयर, ठीक फुल, ठीक है, फुल वेव आपका फुल क्या है ब्रिज डायोड रेक्टिफायर है, मतलब फुल वेव रेक्टिफायर है ब्रिज टाइप का सिंगल फेज का, तो लोड करंट कांस्टेंट डिलीवर करता है 10 एम्पीयर। एवरेज एंड आरएमएस वैल्यूज ऑफ सोर्स करंट आर रेस्पेक्टिवली, तो एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू सोर्स करंट की कितनी होगी, तो एवरेज वैल्यू तो क्योंकि ये हमारा साइन वेव्स को यूज होती है तो इस वजह से जीरो हो गई, एवरेज वैल्यू तो जीरो हो गई। अब आंसर उसी से आ गया, बाकी किसी भी ऑप्शन में एवरेज वैल्यू जीरो नहीं है। बट आरएमएस वैल्यू की जो बात करेंगे तो आरएमएस वैल्यू किसके इक्वल होगी, वो भी
उसी के इक्वल होगी, ठीक है। आर आई आर एम एस वैल्यूज आई मैक्स इंटू साइन ओमेगा टी, ये लिखा है। तो आई एम आपका 10 एम्पेयर है, तो 10 इंटू साइन और ओमेगा कितना 180 डिग्री है यहाँ पे, ओके। ओमेगा 180 डिग्री, तो साइन 180 डिग्री आपका 1, तो 10 एम्पेयर आ गया, तो 0 एंड 10 एम्पेयर आ गया आंसर इसका। उसके बाद आता है कि द एस सी आर कैन बी टर्न्ड ऑफ। अब ऑफ की बात हो रही है, व्हेन एनोड करंट फॉल्स बिलो। एस सी आर ऑफ कब हो जाएगा, जब आपका एनोड करंट क्या होगा, वो कम हो जाएगी आपकी आई होल्डिंग करंट से, तो ठीक है ऑफ हो जाएगा, या फिर आपका ब्लॉकिंग स्टेट में चला जाएगा जब एनोड करंट कम हो जाएगी, फॉल्स बिलो द किसके होल्डिंग करंट, ठीक है। तो होल्डिंग करंट से कम हो जाएगी एससीआर के अंदर अगर आपका एनोड करंट, तो वो ऑफ हो जाएगा। उसके बाद आता है ट्राइक बिहेव्स लाइक टू। एक ट्राइक कैसे बिहेव करता है, तो इनवर्स या एंटी पैरेलल कनेक्टेड एससीआर विद अ कॉमन गेट। तो ट्राइक के अंदर क्या होता है, दो एससीआर को अपने जोड़ा होता है, ठीक है, एंटी पैरेलल बोलो या फिर इनवर्स पैरेलल बोलो, ठीक है, कनेक्टेड एससीआर विद अ कॉमन गेट, जिनका गेट कॉमन होता है, तो यहां से हमारे ट्राइक बन जाता है, ओके। उसके बाद आता है कि इन थ्री फेज कंट्रोल रेक्टिफायर, थ्री फेज का कंट्रोल रेक्टिफायर, इसके बारे में पूरा डिटेल में ऑप्शन है, ठीक है। सी की रिपल फ्रिक्वेंसी इज मोर बट रिपल वोल्टेज इज लेस। रिपल फ्रिक्वेंसी तो हमारी ज्यादा है और रिपल वोल्टेज हमारा कम है कंपेयर टू सिंगल फेज कंट्रोल रेक्टिफायर से। तो ये थ्री फेज कंट्रोल रेक्टिफायर और सिंगल फेज कंट्रोल रेक्टिफायर के बीच में कंपैरिजन की बात हो रही है कि रिपल फ्रिक्वेंसी तो ज्यादा है हमारी थ्री फेज पे, बट रिपल वोल्टेज हमारा कम हो जाएगा। तो रिपल वोल्टेज जो है वी आर, रिपल वोल्टेज हमारा कम हो गया, एफ आर हमारी बढ़ गई। किसकी बात हो रही है, थ्री फेज कंट्रोल रेक्टिफायर की अगर बात हो रही है तो। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, देखते हैं 60 पे, द फॉलोइंग इज जनरली ट्रू, ठीक है। अ सीरीज इंडक्टर इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द एससीआर। एक सीरीज इंडक्टर को हम यूज करते हैं किसके अगेंस्ट, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, डीवी बाई डी टी, फॉरवर्ड डी बाई डी टी के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, आरसी स्नबर सर्किट, ये तो हमने देखा ही था, ठीक है। दो क्वेश्चन आ चुके, याद हो गया होगा। अगर हमें अगेंस्ट डी आई बाई डी टी के अगेंस्ट अगर प्रोटेक्ट करना हो तो हम एक सीरीज इंडक्टर सर्किट को यूज करते हैं, तो दोनों केस कवर हो गए यहाँ पे, ठीक है। अगेंस्ट डी आई बाई डी टी प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो, और अगेंस्ट डीबी बाई डी प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो। उसके बाद आता है 62 की विच सेमीकंडक्टर पावर डिवाइस इज आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट ट्रिगर डिवाइस। तो ये हमारा करंट ट्रिगर डिवाइस नहीं है। बाकी हमारा थारिस्टर, ट्राइक, मॉसफेट सारी के सारी करंट ट्रिगर डिवाइस है, बट जीटीओ हमारा एक वोल्टेज ट्रिगर डिवाइस, ओके। तो करंट ट्रिगर डिवाइस हमारा जीटीओ नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है, एस सी आर इज, एक एस सी आर क्या है, 4 लेयर 3 टर्मिनल डिवाइस। तो एक एस सी आर की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो ये 4 लेयर का बस 3 टर्मिनल डिवाइस है, ओके। तो ये 4 लेयर का मतलब कि ये आपके दो जंक्शन हो गए, 4 लेयर, एक जंक्शन मतलब 2 लेयर, तो 4 लेयर मतलब 2 जंक्शन, तो ये 2 जंक्शन हो गए, और इसमें क्या हो गया कि 3 टर्मिनल हो गए, ठीक है। ये एनोड, कैथोड, कैथोड को के से लिखते हैं, और ये आपका गेट, ये एस सी आर हो गया आपका। उसके बाद आता है व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस अ थाइरिस्टर इज इंक्रीज्ड। अगर वोल्टेज को थाइरिस्टर के अक्रॉस बढ़ाते हैं, ठीक है, बढ़ाते हैं, तो करंट का क्या होगा, पूछ रहा है, करंट डिक्रीज हुआ लो वैल्यू, तो करंट हमारी कम होगी बढ़ने के बजाय, ओके। वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जब आर कांस्टेंट है, बट ऐसा नहीं है, थाइरिस्टर में अलग केस चलता है। अगर आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो करंट आपकी, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगी, ये याद रखेंगे, डिक्रीज टू अ लो वैल्यू थाइरिस्टर के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I फॉर एस सी आर के लिए। उसके बाद ये क्वेश्चन है आपका बड़ा सा, द टू ट्रांजिस्टर इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ एस सी आर का दो ट्रांजिस्टर इक्विवेलेंट सर्किट हमारा क्या होगा, तो ये वाला सर्किट होगा, ओके। कैसे, ये आपका एनोड और ये कॉमन गेट, ठीक है। ये जो चीजें हैं ये याद रखनी है, जैसे हमने ऊपर इस डायग्राम में भी देखा है, ये वाला डायग्राम, ठीक है। 4 लेयर और आपका 3 टर्मिनल डिवाइस है एस सी आर। तो ये आपका गेट दोनों में, दोनों जंक्शन के लिए कॉमन है, और ऊपर एनोड नीचे कैथोड, तो ये आपको शो करना पड़ेगा, एनोड कैथोड नीचे दोनों से गेट को कॉमन निकाल दिया, और एनोड से कैथोड की तरफ, मतलब ये जो एरो की डायरेक्शन भी याद रखनी है। तो ये आपका क्या हो गया, दो ट्रांजिस्टर मॉडल हो गया एससीआर का। कौन कौन से गलत है, ये ठीक है, एनोड कैथोड तो उन्होंने लिख के दे दिया, बट ये जो गेट है ये इस साइड में था पहली बात, ओके। और ये एरो की डायरेक्शन भी थोड़ी अलग है, मतलब क्या है कि ये जो टर्मिनल निकल रहा है यहाँ से आपको ये नीचे ले जाके और ये गेट करना है कॉमन, और ये उल्टा लगाना है ना। ये ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे नीचे, तो ये उल्टा लगेगा आपका, ये याद रखना है। और यहाँ पे देखिए ये गलत है, ऑप्शन नीचे एरो ही नहीं दिया है, पहला वाला भी गलत है,
ये इस तरीके से नहीं है, तो ये इसमें क्या है कि ठीक है एनोड है, ये गेट, अब इसमें गेट को अलग कर दिया, इससे जो ये एरो करके निकाल रहे हैं वो इसमें भेज रहे हैं, तो कॉमन गेट नहीं है यहाँ पे, तो कॉमन गेट होना चाहिए, एनोड होना चाहिए, एनोड से कैथोड की तरफ एरो होना चाहिए, नीचे कैथोड होना चाहिए। तो ये क्या हो गया आपका 4 लेयर 3 टर्मिनल डिवाइस हो गया SCR। उसके बाद क्या आता है कि विच इज द डायक, डायक कौन सा है यहाँ पे, तो डायक हमारे दो डायोड एंटी पैरेलल में लगे हैं, तो डायक हो गया, तो एनोड कैथोड, ठीक है, एक बाई डायरेक्शनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, जैसे कि रजिस्टर होता है, दोनों डायरेक्शन में करंट को फ्लो करने के लिए अलाउ कर देती है, बट डायोड ऐसा नहीं करता। ओके, यहाँ पे क्या है, ये कुछ कॉमन अलग से नहीं निकाला है, वो ट्राइक हो जाएगा अगर कॉमन ऐसा करके निकालेंगे, ये डी वाला हमारा डायक नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आता है कि ये किस तरीके का स्विच है, ये SPDT स्विच है, ये आपका सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच है। तो जैसे यहाँ पे पुश बटन है, तो पुश बटन तो साफ दिख रहा है, पुश बटन तो ऐसी बटन है और उसको ऐसे दबा के हम कर सकते हैं, तो पुश बटन तो है नहीं। DT स्विच डबल पोल डबल थ्रो, ओके, तो डबल पोल भी नहीं है, ये सिंगल पोल है ये, तो सिंगल पोल और डबल थ्रो, इससे जोड़ दो या इससे जोड़ दो, तो SPST भी नहीं है, SPDT है, ठीक है, सिंगल पोल सिंगल थ्रो भी नहीं है, ये सिंगल पोल तो है, सिंगल या तो ऐसे जोड़ेगा या ऐसे जोड़ेगा, पर डबल थ्रो है, दो उससे जोड़ सकते हैं, तो ये SPDT स्विच हो गया। फिर आता है कि होल्डिंग करंट, पहले देख लेते हैं क्वेश्चंस, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा डुअल, ठीक है, ये प्योरली इलेक्ट्रिकल का है, प्योरली बिल्कुल, ठीक है, ऐसा कोई भी सिलेबस इलेक्ट्रॉनिक्स के संग कॉमन नहीं है। ओके, तो ये इन्वर्टर, साइक्लो कन्वर्टर, चॉपर, डुअल कन्वर्टर, प्रोटेक्शन और डिवाइसेस, ये सब नहीं, ये तो तब भी एक बार को कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के संग कॉमन सिलेबस में आ जाता है, ये वाला पार्ट जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। ओके, पर इसको भी देख लेंगे, थोड़े क्वेश्चन है, पहले चलो इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि होल्डिंग करंट फॉर एन SCR इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, तो होल्डिंग करंट क्या होती है, अमाउंट ऑफ करंट रिक्वायर्ड टू मेंटेन कंडक्शन, तो होल्ड करने का क्या मतलब है, किसी चीज को बनाए रखना, तो कंडक्शन को बनाए कर रखने के लिए जो करंट हमको चाहिए, द अमाउंट ऑफ करंट रिक्वायर्ड टू मेंटेन कंडक्शन, उसको हम होल्डिंग करंट कहते हैं। तो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, सिलिकॉन कंट्रोल रजिस्टर SCR आपका हो गया, इसमें होल्डिंग करंट क्या होगी, करंट को मेंटेन करने के लिए जो करंट चाहिए वो होल्डिंग करंट हो गई। अब इसमें क्या है, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को देखेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो AC ड्राइव्स कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल, AC ड्राइव से हम बोथ 1 and 2 दोनों कंट्रोल कर सकते हैं, इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर को। उसके बाद आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस मेनली यूज्ड इन DC ड्राइव, तो DC ड्राइव में कौन सी डिवाइसेस होती है, थायरिस्टर्स हम यूज करते हैं DC ड्राइव में, ओके, जो हमने ऊपर पढ़े थायरिस्टर्स। उसके बाद आता है कि हार्मोनिक से DC ड्राइव एज कंपेयर टू AC ड्राइव इज, हार्मोनिक DC के अंदर तो होने ही नहीं चाहिए, है ना, DC की बात कर रहे हैं, AC के अंदर हार्मोनिक्स होंगे तो DC में जीरो होंगे हार्मोनिक। फिर आता है टाइप ऑफ DC ड्राइव इज और आर, DC ड्राइव कितने तरीके की हो जाती है, नॉन जनरेटिव, रीजनरेटिव और सिंगल फेज, ठीक है, एक सिंगल फेज तो ऑब्वियसली बात है DC ड्राइव होगी, ठीक है, DC ही सिंगल फेज में मेन चीज है, तो सिंगल फेज हो गया, फिर रीजनरेटिव और नॉन रीजनरेटिव। उसके बाद आता है कि डैश ब्रेकिंग इज जनरली यूज्ड इन ब्रेकिंग ऑफ बैटरी ऑपरेटेड स्कूटर, तो ब्रेकिंग यहाँ पे भी ये ब्रेकिंग ही होगा, ये ई नहीं होगा, तो ब्रेकिंग ऑफ बैटरी ऑपरेटेड स्कूटर, मतलब ई व्हीकल की अगर बात करें, ई स्कूटर की बात करें, उसमें कौन सी ब्रेकिंग हम यूज करते हैं, तो मैकेनिकल भी, और क्या है कि रीजनरेटिव, मतलब मेन मैकेनिकल यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ई स्कूटर्स में भी मेन मैकेनिकल ब्रेकिंग यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, प्लगिंग सामान्यतः सीरीज मोटर हेतु प्रयोग किया जाने वाला ब्रेकिंग है, ये अलग अलग इसमें प्लगिंग, रीजनरेटिव, रियोस्टेटिक और मैकेनिकल, यहाँ तो मैकेनिकल यूज करते हैं बैटरी ऑपरेटेड स्कूटर के अंदर। फिर उन्होंने बताया है कि प्लगिंग का यूज करते हैं, सीरीज मोटर जहाँ पे यूज हो रही है, ठीक है, वहां पे प्लगिंग ब्रेकिंग यूज करते हैं, तथा रियोस्टेटिक या गतिक ब्रेकिंग सामान्यतः शंट मोटर के लिए, तो ये प्लगिंग हो गया सीरीज के लिए, ये कौन सा हो गया रियोस्टेटिक, ये वाला हो गया शंट मोटर के लिए, ठीक है, अलग अलग केस आ गए। और रीजनरेटिव ब्रेकिंग का प्रयोग सामान्यतः उस जगह प्रयोग करते हैं जहां भार का प्रगति ओवरहॉलिंग हो, ठीक है, ओवरहॉलिंग केस के संग हम क्या यूज करते हैं, रीजनरेटिव ब्रेकिंग ओवरहॉलिंग के संग। उसके बाद आते हैं कि ये जो ये एई का क्वेश्चन है, बट इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को इससे मतलब नहीं है कि स्विच मोड पावर सप्लाई इनमें से किस रेडी से संबंधित है, ये पूरा आपको फ्लाई बैक कन्वर्टर है, ओके, पूरा डायग्राम फ्लाई बैक कन्वर्टर का है। उसके बाद ये आता है कि इन 3 फेज कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर इज थायरिस्टर कंडक्ट, इज थायरिस्टर कितने के लिए कंडक्ट करता है, तो 1/3 टाइम के लिए कंडक्ट करता है, तो 120 डिग्री, 360/3 120 डिग्री। फिर आता है 77 की which one of the following is used as main switching element in SMPS operating in 20 kHz to 100 kHz,
तो 20 किलोहर्ट्ज से 100 किलोहर्ट्ज के बीच में अगर वो ऑपरेट कर रहा है तो हमारा मेन स्विचिंग के लिए, मतलब स्विचिंग के लिए मेन एलिमेंट हमारा क्या है, तो हम मॉसफेट को यूज करेंगे यहाँ पे। ओके, जब स्विचिंग स्पीड हाई होती है, ठीक है, मॉसफेट का स्विचिंग स्पीड बहुत हाई होती है। जब ये स्विचिंग स्पीड हाई मतलब इस रेंज में, ये 20 किलोहर्ट्ज से 100 किलोहर्ट्ज हाई रेंज में मॉसफेट को यूज करेंगे। उसके बाद 78 पे आते हैं कि HVDC ट्रांसमिशन देयर आर प्रीडोमिनेंट वोल्टेज हार्मोनिक्स ऑन डीसी साइड एंड करंट हार्मोनिक्स एंड एसी साइड ऑफ कन्वर्टर। तो HVDC ट्रांसमिशन की बात करें, एक तरीके का ट्रांसमिशन है HVDC, तो जहाँ पे डीसी साइड में तो वोल्टेज हार्मोनिक्स होंगे और करंट एसी साइड में आपका करंट हार्मोनिक्स होंगे, ठीक है। ये डीसी साइड के लिए हो गया, ये एसी साइड के लिए हो गया करंट हार्मोनिक्स HVDC के अंदर। उसके बाद ये क्वेश्चन है सीधा सा कि यहाँ पे रिपल फ्रिक्वेंसी की बात करिए, द सप्लाई फ्रिक्वेंसी इज 400 हर्ट्ज, द रिपल फ्रिक्वेंसी सप्लाई फ्रिक्वेंसी का होगा 3 फेज, मेन 3 फेज है, इन्होंने बोला अभी 3 फेज, तो 3 गुना हो जाएगी। तो डायरेक्ट 400 इंटू 3 तो आपका 1200 हर्ट्ज दे देगा, तो 400 इंटू 3 3 गुना हो जाएगी। 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें तो सप्लाई फ्रिक्वेंसी अगर 400 हर्ट्ज है तो रिपल फ्रिक्वेंसी 3 गुना हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 की कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द करंट सोर्स इन्वर्टर CSI एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अगर करंट सोर्स इन्वर्टर की बात करें तो सही ऑप्शन हमारे क्या होंगे, तीनों के तीनों, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ओके, तो जिसकी बात कर रहा है CSI की करंट सोर्स इन्वर्टर की एम्पलीट्यूड ऑफ आउटपुट करंट फ्रॉम करंट सोर्स इन्वर्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोड। तो एम्पलीट्यूड ऑफ आउटपुट करंट, आई आउटपुट का जो एम्पलीट्यूड है वो इंडिपेंडेंट है लोड से, ठीक है, लोड से इंडिपेंडेंट है, पहली बात। दूसरी बात, द डीसी इनपुट टू CSI इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फिक्स्ड वोल्टेज AC सोर्स व कंट्रोल्ड रेक्टिफायर ब्रिज और थ्रू अ डायोड ब्रिज एंड अ चॉपर। ठीक है, ये सारे टेक्निकल टर्म्स हैं जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के नहीं है, तो इसको छोड़ते हैं, तीनों ऑप्शन ठीक है यहाँ पे। फिर ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन UPPSC पॉलिटेक्निक सॉरी AE में, UPPSC AE, ठीक है, 2019 वाला एग्जाम जो 2020 में हुआ था उसमें इलेक्ट्रिकल में पूछा था ये क्वेश्चन। उसमें ये नहीं पूछा था, उसमें ये फॉर्मूला पूछा था कि स्टेप अप चॉपर की बात कर रहा है, स्टेप अप चॉपर है। ओके, एक चॉपर है, एक तरीके का स्टेप अप चॉपर हैज एन इनपुट वोल्टेज ऑफ 5 वोल्ट एंड एवरेज आउटपुट वोल्टेज ऑफ 20 वोल्ट। ड्यूटी साइकिल पूछिए तो इनपुट वोल्टेज दिया है और आउटपुट वोल्टेज दिया है, तो ड्यूटी साइकिल क्या हो गया, V नॉट इज VS अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये अल्फा ड्यूटी साइकिल है, तो ड्यूटी साइकिल को अगर हम निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा इज VS अपॉन V नॉट, और अल्फा क्या हो जाएगा, 1 माइनस VS अपॉन V नॉट। ये अल्फा हो जाएगा डायरेक्टली अगर निकालें, और बाकी इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 5 अपॉन 20, 1 माइनस 5 अपॉन 20, तो ये 1 माइनस इतना करके 3/4 आ गया अल्फा। बाकी सॉल्व कर सकते हैं, तो वहां पे फॉर्मूला पूछा था, V नॉट इज VS अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये स्टेप अप चॉपर की बात हो रही है, ठीक है। तो V सोर्स मतलब जो हमारा सोर्स इनपुट वोल्टेज है, अल्फा हमारी ड्यूटी साइकिल है, V नॉट आउटपुट वाला है। उसके बाद बात करते हैं कि डीसी चॉपर इनपुट वेवफॉर्म कैसी होती है, कंटिन्यूस होती है, ठीक है। इनपुट की अगर बात करें, इनपुट वेवफॉर्म, और एट द सेम टाइम आउटपुट वेवफॉर्म जो है वो हमारा डिसकंटिन्यूस होती है डीसी चॉपर के अंदर, ठीक है। इनपुट कंटिन्यूस और आउटपुट वेवफॉर्म डिसकंटिन्यूस। उसके बाद यहाँ बात कर रहे हैं सेमी कन्वर्टर, द एवरेज आउटपुट ऑफ अ सेमी कन्वर्टर कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई इन फायरिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो फायरिंग एंगल हमें यहाँ पे दिया है कि 60 डिग्री है, और ये सप्लाई दे दी है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की, एंगल 60 डिग्री दे दिया है, तो V नॉट इज VM बाई पाई 1 प्लस कॉस अल्फा। ये फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है, AE इलेक्ट्रिकल का। ये T20√2, ठीक है। ये VM हमने कैसे निकाला, VRMS की मदद से, ये जो 220 वोल्ट दिया, तो 220 इंटू √2 अपॉन पाई और 1 प्लस कॉस 60। तो ये सॉल्व हो गया आपका, बस इसी को सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, तो 1848.55 वोल्ट आ जाएगा आपका। ओके, तो 220√2 और अपन पाई से इसको डिवाइड कर रहे हैं तब। देन 83 में क्या कह रहा है कि एक कले घूर्णीय कन्वर्टर में, ठीक है, AC से DC धारा के मान का अनुपात होगा। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है VM/√2 और VM/2, AC से DC जो करंट का, तो 1.4, तो बस यहाँ पे 1.4 रेशियो आपको याद रखना है कि VM/√2 का और VM/2 का, तो कुल मिला के √2 ही बचेगा इससे सब सॉल्व होकर, √2, तो ये आपको 1.414 जो होता है 1.4 आ जाएगा। उसके बाद आता है 84 की इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर डीसी को एसी में चेंज कर देता है या फिर एसी को डीसी में चेंज कर देता है, जबकि एसी से डीसी बनाने के लिए कन्वर्टर, अच्छा डीसी को अगर एसी में चेंज करना है तो इन्वर्टर यूज करते हैं डीसी को एसी में चेंज करने के लिए। बट अगर एसी को डीसी में बनाना है, एसी से डीसी बनाने के लिए
मतलब एसी को डीसी में बनानी एक ही बात है, एसी से डीसी या एसी को डीसी बनाना है तो कन्वर्टर हम वहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, कन्वर्टर इन्वर्टर दो अलग चीजें हैं। ये कन्वर्टर जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे वो उसका ये काम है। उसके बाद आता है कि साइक्लो कन्वर्टर जो होता है, ओके, साइक्लो, ये वाला साइक्लो कन्वर्टर जो होता है एक स्थिर एसी को चर परिमाण वाले एसी में बदल सकता है। तो एक जो स्थिर एसी है उसको इस वाले एसी में चेंज कर देता है, एक स्थिर फ्रिक्वेंसी को वेरिएबल फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट कर देता है, एक साइक्लो कन्वर्टर। तो रिवाइज करते हैं, तो साइक्लो कन्वर्टर आपका क्या करता है, एक स्थिर एसी कांस्टेंट एसी को एक वेरिएबल एसी में चेंज कर देता है, बस ये करता है। उसके बाद 89 में क्या कह रहा है कि साइक्लो कन्वर्टर, फिर से बात हो रही है ड्राइव्स, इनकी जो ड्राइव होती है जनरली एम्प्लॉयड इन, तो उनको जनरली हम उनकी ड्राइव्स को जनरली एम्प्लॉय करते हैं ट्रैक्शन के अंदर, ये याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ट्रैक्शन के अंदर साइक्लो कन्वर्टर की ड्राइव को एम्प्लॉय करते हैं। उसके बाद क्या आता है कि इन अ डुअल कन्वर्टर, 90 में आता है इन अ डुअल कन्वर्टर द सर्कुलेटिंग करंट अलाउज स्मूथ रिवर्सल ऑफ लोड करंट विद इंप्रूव्ड स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स। तो स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स को अच्छा कर देते हैं और जो लोड करंट है उसका स्मूथ रिवर्सल अलाउड करते हैं। ठीक है, डुअल कन्वर्टर की अगर बात करें तो सर्कुलेटिंग करंट जो होती है उसमें अलाउ करती है ये दो चीजें, स्मूथ रिवर्सल ऑफ लोड करंट विद इंप्रूव्ड स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स। फिर आता है कि यूपीएस कॉमनली हैज फॉलोइंग पार्ट, यूपीएस आपका अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है, उसके अंदर रेक्टिफायर है, इन्वर्टर है और स्टैटिक स्विच है। ठीक है, तो तीनों के तीनों है यूपीएस के अंदर, ये तीनों होते हैं, स्टैटिक स्विच तो होता ही है, इन्वर्टर और रेक्टिफायर भी आपका होता है। उसके बाद बात करते हैं 86 की, इन अ थायरिस्टर डीसी चॉपर, एक चॉपर है थायरिस्टर डीसी टाइप का, विच टाइप ऑफ कम्यूटेशन रिजल्ट्स इन बेस्ट परफॉर्मेंस। तो कुल मिला के केवल कम्यूटेशन पूछता है कि किस तरीके का कम्यूटेशन सबसे अच्छी परफॉर्मेंस आपको अलाउ करके देगा यहाँ पे। ओके, तो लोड कम्यूटेशन जो है वो आपको सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देगा किसके अंदर, थायरिस्टर डीसी चॉपर के अंदर लोड कम्यूटेशन। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन हो गए 89 90। ये क्वेश्चन बचा, इफ अल्फा इज अ ड्यूटी साइकिल ऑफ, ठीक है, अल्फा इज अ ड्यूटी साइकिल टाइप, इफ ड्यूटी साइकिल एंड आउटपुट वोल्टेज ऑफ द चॉपर। ठीक है, तो अल्फा और आउटपुट वोल्टेज के बीच में रिलेशन जो हमने पिछले एक क्वेश्चन में देखा था कि जो आपका वी आउटपुट है इक्वल टू वी एस अपॉन 1 माइनस अल्फा, वही चीज है, ये स्टेप आपके लिए है, वी ओ इज वी एस अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो ये ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, स्टेप ऑफ चॉपर के लिए। उसके बाद क्वेश्चन आता है 91 की, साइक्लो कन्वर्टर इज अ नेचुरली कम्यूटेटेड डिवाइस। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, साइक्लो कन्वर्टर एक नेचुरली कम्यूटेटेड डिवाइस हमारी होती है। ओके, जैसे बहुत सारी कम्यूटेटेड डिवाइस होगी, फोर्स कम्यूटेटेड डिवाइस और अलग अलग चीजें, जैसे कि ऊपर इसमें ये है लोड कम्यूटेशन, सप्लाई कम्यूटेशन, ये सब। उसके बाद आता है 96 की, आ वन फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर। ठीक है, इन्वर्टर की बात कर रहा है, फुल ब्रिज इन्वर्टर वन फेज का, कहना है लोड कम्यूटेशन ओनली इफ द लोड इज, तो उसके पास लोड कम्यूटेशन होगा ओनली इफ लोड जो होगा वो आरएलसी अंडर डैम्प्ड होगा, अगर केवल तभी। ठीक है, तो वन फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर की बात करें तो उसके अंदर लोड कम्यूटेशन कब होगा, जब वो आरएलसी अंडर डैम्प्ड होगा। उसके बाद बात करते हैं 92 की, डीसी चॉपर के अंदर पर यूनिट रिपल इज मैक्सिमम व्हेन द ड्यूटी साइकिल। ठीक है, तो पर यूनिट रिपल जो है वो रिपल मैक्सिमम होगी कब, जब ड्यूटी साइकिल क्या होगी 50% होगी या 0.5 होगी। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 50% की बात कर रहा है या 0.5 की बात कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ये है हमारे 93 की, हाउ मेनी स्विचेस आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट 3 to 3। ठीक है, 3 to 3 साइक्लो इन्वर्टर। ठीक है, 3 से 3 साइक्लो इन्वर्टर बनाने के लिए, नाम है डिवाइस का, कितने स्विचेस चाहिए हमें, तो 18 स्विचेस हमको चाहिए। ओके, 18 स्विचेस हमको चाहिए 3 to 3 साइक्लो कन्वर्टर बनाने के लिए। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट में आते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 94 है कि ना सिंगल फेज मॉड्यूलेशन ऑफ पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर। ठीक है, पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर का सिंगल फेज मॉड्यूलेशन की बात करें, थर्ड हार्मोनिक कैन बी एलिमिनेटेड इफ पल्स विद इक्वल टू। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है कि यहाँ पे बात कर रहे हैं तो पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर की बात कर रहा है, उसके सिंगल पास मॉड्यूलेशन में थर्ड हार्मोनिक को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड हार्मोनिक कैन बी एलिमिनेटेड। ठीक है, इफ कंडीशन दी कि पल्स विद हमारे किसकी इक्वल होनी चाहिए, 120 डिग्री की इक्वल होनी चाहिए पल्स विद। ठीक है, 120 डिग्री, तो हम थर्ड हार्मोनिक को एलिमिनेट कर सकते हैं एक पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर के अंदर। उसके बाद आता है कि ये चॉपर सर्किट इज ऑपरेटिंग ऑन अ टीआरसी प्रिंसिपल ऑफ फ्रीक्वेंसी आपका 2 किलोहर्ट्ज है। ठीक है, टीआरसी प्रिंसिपल पे 97 है, चॉपर सर्किट ऑपरेट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी इतनी है, वोल्टेज इतना है सप्लाई का, द लोड वोल्टेज इज 184 वोल्ट ऑन द ऑन टाइम एंड ऑफ टाइम ऑफ चॉपर आर। ऑन टाइम का फॉर्मूला है आपका ये कि टी ऑन इज वी एवरेज इंटू टी अपॉन वी। टाइम क्या होगा, फ्रीक्वेंसी से निकल आएगा 1/, अब यही किया आपने यहाँ पे 0.5 किलोहर्ट्ज निकल आया।
ओके, किलोहर्ट्ज क्यों बोलेंगे इसे, 1/2 मतलब 0.5 सेकेंड निकल आएगा ये, या फिर ये मिली सेकेंड निकल आएगा क्योंकि 1/2 किलोहर्ट्ज है, तो ये 0.5 मिली सेकेंड आ गया। हाँ, 0.5 मिली सेकेंड। अब हम टाइम टी ऑन निकालेंगे, तो ये जो लोड वोल्टेज है इसी का एवरेज वैल्यू तो 184 लिया है, ये टाइम लिया जो फ्रिक्वेंसी से निकाला है अपॉन ये सोर्स वोल्टेज, इस तरीके से निकालेंगे। तो ये तो आपका हो गया। अब टी ऑफ क्या होगा, ये तो टी ऑन निकला है, टोटल टी 0.5 माइक्रो सेकेंड है, मतलब उसमें से 0.38 माइक्रो सेकेंड के लिए वो ऑन है, तो बचा हुआ टाइम 0.12 माइक्रो सेकेंड के लिए वो ऑफ हो जाएगा। ओके, तो ये आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, टी ऑन इजकल टू वी एवरेज टी अपॉन वी, नीचे टोटल वाला, ऊपर जो आपका ये वाला वोल्टेज है, ठीक है, लोड वोल्टेज 184 वोल्ट जो यहाँ पे है। उसके बाद 95 में आते हैं, ये डीसी चॉपर द वेव फॉर्म फॉर इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज। डीसी चॉपर के अंदर इनपुट और आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म की अगर बात करें तो वो वेव फॉर्म क्या होगी, ठीक है, रेस्पेक्टिवली कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं पहले भी, ठीक है, कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस का डीसी चॉपर के अंदर वेव फॉर्म क्या होगी, ये क्वेश्चन हमने कहाँ पे देखा था, ये देखा था डीसी वेव फॉर्म, डीसी चॉपर के अंदर इनपुट वेव फॉर्म कंटिन्यूस है और आउटपुट वेव फॉर्म डिसकंटिन्यूस है। तो ये क्वेश्चन देखो रिपीट हो रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डीसी चॉपर का। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की। यहाँ पे वही है कि 3 फेज करंट सोर्स इन्वर्टर है, कैन बी ऑपरेटेड इन 120 डिग्री और 180 डिग्री मोड। यहाँ पे पूछ रहा है, तो आपके दो मोड में उसको ऑपरेट कराया जा सकता है, 120 डिग्री और 180 डिग्री मोड में। ओके, दो अलग अलग मोड में उसको ऑपरेट करा सकते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 99, ठीक है, कि अ चॉपर वो वोल्टेज एज वेल एज करंट रिमेन नेगेटिव। एक चॉपर है जिसका वोल्टेज और करंट दोनों नेगेटिव रहे, इज नोन एज। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है फैक्ट टाइप का, कि टाइप डी चॉपर जो होता है उसका करंट और वोल्टेज दोनों नेगेटिव रहता है, ये याद रखेंगे। ओके, उसके बाद आता है कि डैश इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डीसी टू एसी। डीसी को एसी में चेंज करने वाला आपका कौन सा हो गया, इन्वर्टर हो गया। ओके, और एसी को डीसी में चेंज करने वाला क्या हो गया आपका, ये कन्वर्टर हो गया, और ये इन्वर्टर हो गया, डीसी को एसी में चेंज करने वाला। ओके, इसका उल्टा एसी को डीसी में तो कन्वर्टर। फिर आता है क्लैंपर सर्किट के अंदर क्या क्या होता है, बहुत छोटा सा इजी क्वेश्चन है कि डायोड होता है, रजिस्टर और कैपेसिटर तीनों होते हैं, ये याद रखेंगे। ओके, जिसने क्लिपर क्लैंपर पढ़ा उसे तो पता ही है। उसके बाद ये क्वेश्चन जो आखिरी के है आपका क्या हो गया, इंडक्शन डायलेक्ट्रिक हीटिंग। और उसके बाद चलो ये भी कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या है कि एब्जॉर्बिलिटी, ये ठीक है, इंडक्शन डायलेक्ट्रिक हीटिंग है, ट्रांसड्यूसर्स को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो एब्जॉर्बिविटी ऑफ अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी कितने एब्जॉर्ब करेगी, यूनिटी पूरा 1 एब्जॉर्ब कर सकती है, ठीक है। एक पूर्ण ब्लैक बॉडी की आवश्यकता 1 होती है। किरचॉफ ने 1860 में इसको परिभाषित किया था ब्लैक बॉडी को, किसने, किरचॉफ ने, ठीक है। इसकी एब्जॉर्बिविटी 1 होती है। फॉर हीटिंग नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, जो कंडक्ट नहीं करते हैं उनको हीट करने के लिए हम डायलेक्ट्रिक हीटिंग का इस्तेमाल करें, ठीक है, ये याद रखेंगे, फॉर हीटिंग नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। फिर इलेक्ट्रिक हीटिंग इज यूज इन इंडस्ट्री इंक्लूड, इलेक्ट्रिक हीटिंग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो डायलेक्ट्रिक हीटिंग तो अपने आप में अलग हीटिंग हो गई। ओके, रेडियंट हीटिंग भी नहीं, तो डायलेक्ट्रिक हीटिंग एंड पावर फ्रिक्वेंसी और रेडियंट हीटिंग। अच्छा, ये तीनों ही जगह यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग को, इन इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये तीनों ही पॉइंट हो गए जो बाकी के ऑप्शंस में है। उसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन कि 105 ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहले देख लेते हैं जो गलत है, इन एन इंडक्शन हीटर अ रजिस्टर इज देयर बाय विच एन एसी करंट हाई फ्रिक्वेंसी फ्लोज। तो इसमें एसी करंट की बात हमारी गलत है रजिस्टर के साथ। ओके, इन एन इंडक्शन हीटर रजिस्टर इज देयर बाय विच डीसी करंट फ्लोज, तो ये भी ठीक है इंडक्शन हीटर के अंदर, बट यहाँ पे रजिस्टर के संग डीसी करंट फ्लो तो करा रहे हैं, बट इंडक्शन हीटर के अंदर ऐसा नहीं है, ये सबके अलग अलग रीजन है। ओके, ये चीज तो ठीक है कि डीसी करंट फ्लोज रजिस्टर के संग, बट इंडक्शन हीटर के अंदर ऐसा नहीं होता। फिर आता है इन एन इंडक्शन हीटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, अब सही चीज है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज यूज बट डीसी करंट उसके संग नहीं होगी। मतलब यहाँ पे पेयरिंग हो रही है किसकी, रजिस्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेट और एसी डीसी की। अब कौन सी पेयरिंग सही बैठेगी वो हमारा सही आंसर हो जाएगा सॉरी। इन एन इंडक्शन हीटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज देयर बाय विच अ हाई फ्रिक्वेंसी एसी करंट फ्लो, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट हम यूज करेंगे इंडक्शन या इंडक्शन हीटर के लिए। और यहाँ पे कुल मिला के बात क्या है कि आपका, ठीक है, इंडक्शन हीटर इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किया और एसी करंट फ्लो करेगी। तो एसी और डीसी का जो मैपिंग है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट के संग एसी मैप हो रही है, वो भी इंडक्शन हीटर के अंदर ही। तो ट्रांसड्यूसर को देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।